नमस्कार। चलिए आज समय में पीछे चलते हैं और प्राचीन भारत के एक ऐसे दौर को समझते हैं, एक ऐसे मोड़ को जिसने आने वाले हजारों सालों के लिए सब कुछ बदल कर रख दिया। तो आज हम जिस बड़े सवाल की तह तक जाएंगे वो ये है कि आखिर कैसे सिर्फ एक धातु, एक मेटल ने एक पूरी की पूरी सभ्यता की तकदीर और नक्शा दोनों ही बदल दिए। देखिए, इस कहानी को समझने के लिए हमें शुरुआत करनी होगी पूर्व वैदिक काल से, यानी लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व का समय। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे समाज की जिनकी पूरी दुनिया, जिनकी पूरी अर्थव्यवस्था पशुओं, खासकर गायों के इर्द गिर्द घूमती थी। यहीं से उस महान बदलाव की नींव पड़नी शुरू हुई थी। उस दौर में शुरुआती आर्यों का घर था सप्त सिंधव, जिसका मतलब है 7 नदियों की धरती। ये इलाका आज के पंजाब और सिंध के आसपास का था और यही उनकी पूरी दुनिया का केंद्र बिंदु था। और इन 7 नदियों में भी एक नदी सबसे खास थी, सरस्वती। उसे नदीतमा का दर्जा दिया गया था, यानी नदियों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे पवित्र। ये सिर्फ एक नदी नहीं थी, बल्कि उनकी आस्था और उनकी पहचान का जीता जागता प्रतीक थी। और जानते हैं, एक बहुत ही दिलचस्प बात, इस दौर के पुरातात्विक सबूत हमें भारत के बाहर भी मिलते हैं। तुर्की में एक जगह है बोगाचकोई, वहां से 1400 ईसा पूर्व का एक शिलालेख मिला है, जिसमें इंद्र और वरुण जैसे वैदिक देवताओं का नाम है। ये एक बहुत बड़ा सबूत है जो इस बात को बल देता है कि आर्य पश्चिम की दिशा से आए थे। तो कुल मिलाकर उस समय का जीवन था कैसा? देखिए, ये एक कबीलाई समाज था। यहाँ धन का मतलब सोना चांदी नहीं, बल्कि गायें थीं। जिसके पास जितनी गायें, वो उतना अमीर। कबीले का जो मुखिया होता था उसे राजन कहते थे, लेकिन उसकी शक्ति बहुत सीमित थी। असली पावर तो सभा और समिति जैसी आम सभाओं के हाथ में थी। और उनके सबसे पूज्य देवता थे इंद्र, जिन्हें पुरंदर यानी किलों को ध्वस्त करने वाला कहा गया, और दूसरे थे अग्नि। सब कुछ ऐसा ही चल रहा था। और फिर लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास एक ऐसी खोज हुई जिसने इतिहास का पहिया ही घुमा दिया। वो थी लौह क्रांति। भारत की धरती पर लोहे के इस्तेमाल का जो पहला और सबसे साफ सबूत हमें मिला है, वो उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से मिला है। और इसका समय है लगभग 1000 ईसा पूर्व। बस यही वो पल था, यही वो खोज थी जिसने आगे चलकर सब कुछ बदलना था। इतना ही नहीं, वैदिक ग्रंथों में इस नई धातु के लिए एक नाम भी मिलता है, शाम अयस, यानी काली धातु। ये कितनी कमाल की बात है कि जो हमें जमीन के नीचे खुदाई में मिला, उसका जिक्र हमें पुराने ग्रंथों में भी मिलता है। तो सवाल उठता है कि इस शाम अयस यानी लोहे की खोज का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये था कि एक बिल्कुल ही नया समाज उभरकर सामने आया, और इसी दौर को हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं, जो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक चला। इस बदलाव को समझने के लिए जरा इस तुलना को देखिए। पहले और बाद का फर्क एकदम साफ हो जाएगा। देखिए, जहां पहले अर्थव्यवस्था पशुओं और गायों पर टिकी थी, अब वो खेती और जमीन पर टिक गई। लोग सप्त सैंधव के इलाके से निकलकर गंगा यमुना के ज्यादा उपजाऊ मैदानों में बस गए। वो कबीले का मुखिया राजन अब एक बहुत शक्तिशाली राजा बन गया। और समाज, जो पहले कर्म के आधार पर लचीला था, अब वो जन्म के आधार पर एक कठोर वर्ण व्यवस्था में बंध गया। ये वाकई एक जबरदस्त बदलाव था। तो ये सब हुआ कैसे? ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह था। सबसे पहले लोहे से बने मजबूत औजार, जैसे कुल्हाड़ियां, जिनसे घने जंगलों को साफ करना आसान हो गया। फिर आए लोहे के फाल वाले हल, जिनसे जमीन की गहरी जुताई होने लगी। नतीजा, खेती में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई और इतिहास में पहली बार कृषि अधिशेष पैदा हुआ, यानी जरूरत से कई ज्यादा अनाज। और इसी फालतू अनाज ने बड़ी आबादी का पेट पाला और बड़े बड़े राज्यों के बनने का रास्ता साफ कर दिया, जिन्हें हम जनपद कहते हैं। और जैसे ही अर्थव्यवस्था बदली, राजनीति का बदलना तो तय था। अब राजन सिर्फ कबीले का सरदार नहीं रहा, वो जमीन और उस पर उगने वाले अनाज को कंट्रोल करने वाला एक ताकतवर सम्राट बन गया। और जैसे जैसे राजा की ताकत बढ़ी, वो पुरानी संस्थाएं, सभा और समिति धीरे धीरे कमजोर होती चली गईं। इस बदलाव की गूंज धर्म में भी सुनाई दी। युद्ध के देवता इंद्र का महत्व अब पहले जैसा नहीं रहा। उनकी जगह ले ली सृष्टिकर्ता प्रजापति ने। यज्ञ और कर्मकांड अब और भी ज्यादा जटिल और खर्चीले हो गए।
जो असल में राजा की बढ़ती हुई शक्ति और शान और शौकत का प्रदर्शन थे। लेकिन इस दौर ने हमें सिर्फ एक बदला हुआ समाज ही नहीं दिया, बल्कि ज्ञान का एक ऐसा विशाल खजाना भी सौंपा जिसे हम वैदिक साहित्य के नाम से जानते हैं। चलिए इस पर भी एक नज़र डालते हैं। तो देखिए, इस साहित्य की नींव है हमारे 4 वेद। सबसे पहला और सबसे पुराना है ऋग्वेद, जिसमें देवताओं की स्तुति में भजन यानी सूक्तियां हैं। फिर आता है सामवेद, जिसे भारतीय संगीत की गंगोत्री भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मंत्रों को गाने की धुनें हैं। यजुर्वेद हमें यज्ञ करने की विधियों के बारे में बताता है। और आखिर में है अथर्ववेद, जिसमें आम जीवन से जुड़ी बातें जैसे जादू टोना और दवादानों के मंत्र हैं। और वैदिक सोच की उड़ान अपने चरम पर पहुंचती है उपनिषदों में, जिन्हें वेदांत भी कहा जाता है, यानी वेदों का अंत या सार। ये वो ग्रंथ हैं जो यज्ञ और कर्मकांड से ऊपर उठकर आत्मा क्या है, ब्रह्मांड क्या है, इन जैसे गहरे दार्शनिक सवालों के जवाब ढूंढते हैं। और इसे महान दार्शनिक परंपरा की देन है हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही हमेशा विजय होती है। ये वाक्य मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सोचिए, हजारों साल पुरानी सोच आज भी हमारे देश की पहचान का हिस्सा है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। क्या कोई भी तकनीकी विकास हमेशा सामाजिक प्रगति ही लाता है? जैसा हमने वैदिक काल में देखा, लोहे की तकनीक ने एक तरफ बड़े बड़े राज्यों के बनने में मदद की, तो वहीं दूसरी तरफ समाज को और भी ज्यादा कठोर और जटिल बना दिया। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है और हमें सोचने पर मजबूर करता है।